आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेखांकन, जिसे क्रॉसिंग भी कहा जाता है। जानते हैं कि क्या होता है। अब कई बार आपने देखा होगा कि चेक, बैंक ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर के जो मुख्य पृष्ठ होता है वहाँ पर दो समानांतर रेखाएं खींचने या तिरछी रेखाएं खींची जो जाती हैं उन्हें हम क्रॉसिंग या रेखांकन कहते हैं ना। अब ये ऐसा करने का उद्देश्य क्या होता है? तो ऐसा करने का उद्देश्य ये होता है कि ये सुनिश्चित हो जाए, कि ये निश्चित हो जाए कि जो कि पेमेंट किया जा रहा है वो उसके रियल ओनर को मिल रहा है ना, वो उसके रियल ओनर को ही मिले। और चोरी हो जाने पर या फिर खो जाने पर या फिर ये कहें कि किसी गलत व्यक्ति को पेमेंट से सुरक्षा प्रदान करना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो जो ऐसे विलेख का जो पेमेंट केवल बैंक के खाते में ही जमा द्वारा ही संभव होता है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर पेमेंट जो है प्राप्तकर्ता की पहचान की जा सके, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर ये खो जाए या चोरी हो जाए तो ऐसी अवस्था में वो किसी गलत व्यक्ति के पास ना पहुंच जाए या किसी गलत व्यक्ति को उसका पेमेंट ना हो जाए, है ना। अब यहाँ पर आती है भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 123 और 124 के अकॉर्डिंग जब किसी हम ये कहेंगे कि जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समानांतर रेखा या एंड कंपनी या फिर इनके संक्षिप्त रूप के साथ दो तिरछी रेखाएं खींची हो, चाहे उनके बीच नॉट नेगोशिएबल शब्द लिखा हो अथवा नहीं, तो इसे हम क्रॉसिंग कहेंगे, है ना। अब चूँकि जो चेक होता है वो हमारे कस्टमर के द्वारा बैंक पर लिखा गया एक जो होती है वो एक मांग पर शर्त रहित एक ऑर्डर होता है। अतः उसका राइटर उस पर कोई शर्त तो नहीं लगा सकता, परंतु रेखांकन करके उसके भुगतान को चोरी होने या खो जाने की जोखिम से उसको सेफ्टी दे सकता है। तो यहाँ पर जो वह रेखांकन से अपने बैंक को निर्देश देता है कि इसका जो पेमेंट है वो खिड़की पर नहीं करके, विंडो पे नहीं करके बैंक के खाते में जमा करके ही करे। तो जब चेक पे दो तिरछी या समानांतर रेखाएं खिंची हो तो ऐसे चेक खुला चेक अथवा अरेखांकित चेक होता है और बैंक उसका भुगतान खिड़की पर कर देता है। उसमें कभी कभी चेक के चोरी हो जाने पर या खो जाने पर या फिर किसी गलत व्यक्ति को पेमेंट होने की संभावना होती है। अतः रेखांकन जो होता है वो इन सब चीज़ों से एक व्यक्ति को बचाता है। तो ये तो मैंने बताया कि रेखांकन क्या है। अब क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन पे बता रही हूँ कि रेखांकन जो है मुख्य पृष्ठ पर ही होता है। तो कोई भी चेक हुआ, ड्राफ्ट हुआ या पोस्टल ऑर्डर का रेखांकन उसके मुख्य पृष्ठ पे होता है। और चेक की पीठ पर रेखांकन अवैध या अर्थहीन होता है, दैट मीन्स उसके पीछे होना, है ना। फिर मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं खींचकर ही रेखांकन किया जा सकता है, ये भी इसकी एक विशेषता है। रेखांकन केवल चेक, ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर का ही होता है, विनिमय बिल या प्रतिज्ञा पत्र का रेखांकन नहीं होता। फिर निश्चित शब्दों का प्रयोग होता है यहाँ पर। जब रेखांकन करते हैं तो दो तिरछी समानांतर रेखाओं के बीच में एंड कंपनी या पे एट अकाउंट ओनली या फिर नॉट नेगोशिएबल आदि शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है, पर इन शब्दों का प्रयोग से निश्चित निर्देशों की पूर्ति होती रहती है। रेखांकन फिर हो सकता है कि रेखांकन के मुख्य पृष्ठ के बाएं कोने पर तिरछी समानांतर रेखाएं खींचकर या चेक के जो मुख्य पृष्ठ पर रिक्त स्थान कर दिया जाता है ताकि चेक पर लिखावट न
कटे। ठीक है। फिर रेखांकन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किंतु रेखांकन की समाप्ति केवल लेखक द्वारा ही संभव है और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं होती है ना। तो ये तो कुछ विशेषताएं होती है। अब जानते हैं कि रेखांकन कितने प्रकार के होते हैं। तो रेखांकन के जो प्रकार बताए हैं वो सामान्यतः 2 प्रकार बताए हैं इसमें। तो जानते हैं कि 2 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो पहला बताया है विशेष सामान्य प्रकार का लेखांकन और दूसरा बताया है विशेष प्रकार का लेखांकन। तो जानते हैं कि सामान्य प्रकार का लेखांकन क्या होता है। तो सामान्य प्रकार का लेखांकन जो होता है वो इसमें अधिनियम की धारा 123 के अनुसार जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर जो दो समानांतर या तिरछी रेखाएं खींची गई हों तो उनके बीच एंड कंपनी या नॉट नेगोशिएबल आदि शब्दों लिखे हों अथवा न हो तो ऐसे रेखांकन को सामान्य रेखांकन कहा जाता है। सामान्य रेखांकन सामान्य रेखांकन कहा जाता है इसे। फिर सामान्य रेखांकन के प्रभाव क्या होते हैं। तो अधिनियम की धारा 126 के अनुसार ऐसे रेखांकित चेकों का भुगतान बैंक की विंडो पर न होकर किसी बैंक के माध्यम से अकाउंट में जमा द्वारा ही हो सकता है। यदि रेखांकित चेक भुगतान के लिए बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसका खिड़की पर भुगतान देने की व्यवस्था नहीं है ना। तो ऐसे चेक के भुगतान प्राप्त करने के लिए लेनदार या चेक के देनदार बैंक में अपने खाते में जमा करवा दें और अगर देनदार का बैंक में अगर अकाउंट ना हो तो जिस बैंक में उसका अकाउंट है वो वहाँ जाके उसे कलेक्ट कर दे। इससे स्पष्ट है कि जो रेखांकन चेक का पेमेंट है वो बैंक खाते में जमा द्वारा ही संभव है। उसका भुगतान जो है बैंक की विंडो पर नकद में नहीं हो सकता है। तो ये तो हुआ एक जनरल क्रॉसिंग क्या होती है। फिर एक स्पेशल क्रॉसिंग की बात करें तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 124 के अनुसार जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर खींची गई समानांतर तिरछी रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, चाहे उसके साथ कोई अन्य शब्द एंड कंपनी या नॉट नेगोशिएबल अथवा अन्य कोई संक्षिप्त रूप में लिखे गए हों अथवा नहीं, तो ऐसे रेखांकन को विशेष रेखांकन कहा जाता है ना। इसकी भी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि स्पेशल रेखांकन में चेक के मुख्य पृष्ठ पर 2 समांतर या तिरछी रेखाएं खींच कर किया जाता है। अब किसी बैंक विशेष का नाम इन समांतर रेखाओं के बीच में लिखा होता है। बैंक विशेष का नाम होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर ऐसे चेक का भुगतान उस विशेष बैंक के माध्यम से ही संभव होता है जिसका नाम की रेखांकन में लिखा जाता है और अन्य बैंकों के द्वारा नहीं, है ना। फिर विशेष रेखांकन में एंड कंपनी या नॉट नेगोशिएबल आदि शब्द लिखे जाते हैं अथवा नहीं, रेखांकन को ये प्रभावित नहीं करता है। और फिर विशेष रेखांकन में केवल बैंक का नाम लिखना जरूरी है, चाहे 2 आड़ी या तिरछी रेखाएं खींची हो अथवा नहीं खींची हो ना। तो 2 रेखाएं खींचना ऐसा रेखांकन में अनिवार्य नहीं है। हाँ, ये परंपरा के कारण ऐसा किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि विशेष रेखांकन क्या होता है। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होता है ना। तो विशेष रेखांकन के कारण बैंक का नाम लिखना कंपलसरी होता है और कंपलसरी होने से उस चेक का भुगतान केवल उस बैंक विशेष के माध्यम से ही संभव है। अतः चेक का भुगतान और अधिक इसमें जो है सुरक्षित हो जाता है। अब कलेक्टिंग बैंक का यह दायित्व है कि वह चेक के भुगतान केवल जो उसका वास्तविक ऑनर के लिए ही प्राप्त करे और देनदार बैंक का ये कर्तव्य होता है कि उस बैंक विशेष को भुगतान करे जिसका नाम जो है विशेष रेखांकन में लिखा हुआ हो, है ना।
ठीक है। अब इसमें एक और प्रकार का बताया गया है कि कौन सा एक क्रॉसिंग और बताएगी। वैसे तो मेन जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग ही है, पर एक डबल क्रॉसिंग भी होती है जिसे दोहरा लेखांकन कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब किसी बैंक पर एक से अधिक बैंकों का नाम लिखकर विशेष रेखांकित किया जाता है तो अधिनियम की धारा 127 के अनुसार ऐसा विशेष रेखांकित चेक अवैध माना जाता है ना, ये वैलिड नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 125 के अनुसार विशेष रेखांकन में अंकित बैंक अगर चेक का कलेक्शन करने के लिए अपने एजेंट के रूप में दूसरे बैंक का नाम पुनः रेखांकित करता है तो ऐसे स्पष्ट रूप में लिखा होने पर दूसरे बैंक का नाम किया इसको डबल रेखांकन कहा जाता है और ये वैलिड माना जाता है ना। तो जैसे हमें कहें कि अतः किसी चेक पर विशेष रेखांकन में किसी बैंक विशेष का नाम लिखा हो और वही बैंक उस विशेष रेखांकित चेक का कलेक्शन हेतु अन्य किसी बैंक के अपने एजेंट के रूप में उसको कलेक्शन के लिए दोबारा रेखांकन करता है तो ऐसा रेखांकन डबल क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये बाद में वैलिड होता है अगर ऐसा लिखा हो, है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।